नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमावत। तो देखिए दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा गुप्त काल प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो गुप्त काल में देखिए अपन ने इससे पहले जैसा कि अपन ने कितने क्वेश्चन पढ़े थे, 50 प्लस है जो एडवांस भी पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल उसमें अपने काफ़ी कुछ है जो ज्ञान गेन किया था। तो जैसा कि आज अपना जो टॉपिक है गुप्त काल है दोस्तों, और गुप्त काल की प्रश्नोत्तरी जो अपन पढ़ेंगे, ये प्रश्नोत्तरी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ऐसे प्रश्न भी है दोस्तों जो आपके एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में कोई पूछे गए। वैसे बात करें तो जैसा कि मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, और दोस्तों जैसे कि गुप्त साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य, और जैसे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो दोस्तों ऐसे से है जो ऐसे टॉपिक से काफी क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा, अगर आप लिखने के इच्छुक हैं तो लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, अगर आप लाइव देख पा रहे तो कमेंट में जवाब भी जरूर देवें कि देखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो राइट आंसर देखिए दोस्तों, जो भी भैया भाई ने यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था, कुमार गुप्त था। ठीक है साहब, कुमार गुप्त। अच्छा दोस्तों, कुमार गुप्त के बारे में बात करें तो ये इसका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 415 से 454 तक रहा था। इसका ये कुल है जो शासनकाल रहा था। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न मैं आपकी अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूं, ये आपका हो गया कुमार गुप्त। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, ये आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं। कुमार गुप्त का जो उत्तराधिकारी था ना वो था स्कंद गुप्त दोस्तों। और स्कंद गुप्त के बारे में अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे एडवांस जानकारी काफी है स्कंद गुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सुदर्शन झील का, तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था स्कंद गुप्त ने। ठीक है, किसने, स्कंद गुप्त। वही स्कंद गुप्त जो कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था दोस्तों, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। और दोस्तों ये जो बनाया ना, ये गिरनार पहाड़ी का हो या फिर पर्वत पर ये जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वर्तमान में दोस्तों ये सुदर्शन झील कहां पर है, वर्तमान में ये सुदर्शन झील आपकी जो है ये गुजरात में है दोस्तों। कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, और दोस्तों इसे सुंदर पानी की झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदर पानी की झील कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें ना, इस झील का निर्माण स्टार्ट में करवाया था मौर्य वंश के संस्थापक जो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राज्यपाल हुए थे पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य हुए थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। लेकिन पुनर्निर्माण की अगर बात करें तो पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने भी करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों जूनागढ़ जो थी, अभिलेख था जूनागढ़, वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार दोस्तों जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यमित्र गुप्त ने कराया दोस्तों। इसी से ये जानकारी मिलती है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आप राइट आंसर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम यहाँ पे जवाब देखिए दोस्तों, आप अगर दे पा रहे हैं तो हम आपके लिए जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, स्कंदगुप्त से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो हुणों का आक्रमण जो हुआ था ना गुप्त साम्राज्य पर, वो हुआ था स्कंदगुप्त के समय हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ठीक है, जो अपने फर्स्ट इसकी क्विज पढ़ी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त दोस्तों। कौन सा हो जाएगा,
विष्णुगुप्त। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य का कौन था? वृहद्रथ था, ठीक है, वृहद्रथ था। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है और गुप्त का हो जाएगा विष्णुगुप्त दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे जो राज व्यवस्था थी उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखिएगा, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना था। तो बड़ा आसान है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी ना, उसको देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। ठीक है साहब, देश। तो दोस्तों इस देश के शासक को क्या कहा जाता था? देश के शासक को कहा जाता था गोपना दोस्तों। क्या? गोपना। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें, गोपना कहा जाता था देश के शासक को। ठीक है साहब, इसके बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गुप्त काल की दूसरी प्रादेशिक इकाई जो थी वो कौन सी थी दोस्तों, ये बताना है। देखिएगा, पहली इकाई देश थी, दूसरी इकाई थी आपकी भुक्ति नाम से। क्या थी? भुक्ति। और इसका जो शासक हुआ करता था दोस्तों, प्रशासक हो या फिर शासक हो, ठीक है, तो उसका नाम था उपरीक दोस्तों। क्या था? उपरीक। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में बने हुए, ठीक है। तो भुक्ति के बाद दोस्तों जो एक इकाई होती थी, देखिए पहली इकाई तो होगी आपकी देश प्रादेशिक इकाई, दूसरी इकाई होगी भुक्ति, और यहाँ पर गुप्त काल में तीसरी जो इकाई होती थी वो होती थी विषय दोस्तों, ठीक है। और विषय का जो होता था प्रशासक वो होता था दोस्तों विषयपति। कौन था? विषयपति दोस्तों। ठीक है साहब, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जो मौर्य काल में अगर बात करें जिले पर जो था प्रशासक, ठीक है, जिला स्तर पर, तो वो दोस्तों प्रशासक क्या कहलाता? वो राजू का कहलाता था, ठीक है। उसके बारे में आपको जानकारी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, ये बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुलिस विभाग था गुप्त काल में, इसके कर्मचारियों को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए लिख देता हूं, चाट या फिर भाट कहा जाता था। क्या? चाट या फिर भाट कहा जाता था। तो इन दोनों की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और पुलिस विभाग में एक मुख्य जो अधिकारी होता था ना, मुख्य अधिकारी, तो दोस्तों मुख्य अधिकारी की मैं आपसे बात करूं तो मुख्य अधिकारी होता था दोस्तों, क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं आपके लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर जो है यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती थी दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई कहलाती थी ना, वो क्या कहलाती थी? जैसा कि बड़ी तो देश थी दोस्तों, उससे छोटी भुक्ति थी, उससे छोटा जो था विषय था दोस्तों, ठीक है। और अब ये तीन तो अपने कंटिन्यू पढ़े। अब देखिए सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं हम, तो देखिए दोस्तों क्या कहलाता था? ग्राम ही कहलाता था, ठीक है, ग्राम या फिर गांव, ठीक है, बिल्कुल। इसके मुखिया को दोस्तों ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था, ओके। और दोस्तों जो इस मुखिया के जो सदस्य थे ना, इस इकाई के सदस्य थे, उनको महत्तर के नाम से कहा जाता था, महत्तर, ठीक है, महत्तर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दामोदर ताम्रपत्र में किसका उल्लेख किया गया है? जो दामोदर ताम्रपत्र है दोस्तों, उसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हैं। देखिए लेफ्ट नहीं होना है, अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइव को अच्छे से देखें, क्योंकि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आई थिंक, बाकी हरी इच्छा है। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो था ना दामोदर ताम्रपत्र, इसके अनुसार जो इसके अंतर्गत जो उल्लेख किया ना, वो किया गया भूमि बिक्री संबंधी उल्लेख किया गया, ठीक है। भूमि बिक्री में क्या? तो भूमि बिक्री में जो दोस्तों इससे संबंधित जो अधिकारी थे ना, उसका उल्लेख जो है इस ताम्रपत्र में किया गया। और ये ताम्रपत्र दोस्तों कुमार गुप्त का ताम्रपत्र, किसका है? कुमार गुप्त का के शासनकाल का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। चलिए बहुत अच्छे, जिनको जानकारी है और जो जानकारी ग्रहण करें उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ग्राम समूह से छोटी इकाई को भी क्या कहा जाता था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, अपने पढ़ लिया कि भाई देश कहा जाता है, उसके बाद भुक्ति है, उसके बाद विषय है, उसके बाद ग्राम भी है, ठीक है। और उसके बाद ग्रामों के समूह को जो कहा जाता था ना, वो आपका कहा जाता था पेठ, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता था?
पेठ नाम से जो होता था उस समूह को, ग्राम का समूह को पेठ कहा जाता था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विष्टि क्या थी दोस्तों? क्या प्रश्न पूछा है कि विष्टि जो थी वो क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ? देखिए यहाँ पे कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की विष्टि क्या थी, तो विष्टि एक दोस्तों कर था, ठीक है, मतलब कि आय का स्रोत था। और देखिए आपको प्रश्न जो पूछा जाए विष्टि पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आय का स्रोत है दोस्तों, आय का स्रोत है, ठीक है, ये तो है जो सभी को पता है कि भाई आय का स्रोत है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए ना ये कैसा था, तो दोस्तों बलात् श्रम का था ये, ठीक है, बलात् श्रम का ये आय का स्रोत था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार एग्जाम में भी ये बना हुआ है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए, आर्थिक उपयोगिता पर कितने प्रकार की भूमि थी? मतलब की बात कर रहे हैं कहाँ की? गुप्त काल की। तो उस समय जो थी ना, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार की भूमि थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां पर 5 प्रकार की भूमि थी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। लिख देता हूं यहाँ पे, आप नोट कर लेना आपकी जो है डायरी वगैरह रजिस्टर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो थी चैत्र, ठीक है, और दूसरी थी वस्तु नाम से थी, और तीसरी आपकी थी यहाँ पे चरागाह, ठीक है, चरागाह। एक भूमि को चरागाह भी बोलते थे, एक भूमि को शील भूमि भी बोलते थे दोस्तों, और एक यहाँ पे भूमि थी अप्रहत भूमि दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों देखिएगा, ये जानकारी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि ये जो भूमि है कितने प्रकार की भूमि मानी जाती थी, या फिर ये जो प्रकार पूछे जाए ये प्रकार कौन से साम्राज्य के, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर, सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? उस समय दोस्तों देखिएगा, सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा रेहट का दोस्तों। और रेहट का मतलब होता है घंटी, ठीक है। देखिए, सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो घंटी का उपयोग उस समय ज़्यादा किया जाता था। या फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाए रेहट का, तो आप रेहट को सही करेंगे। ओके ना, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? देखिए दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो केंद्र था, जैसा कि मेवाड़ में अपना था आहड़, उसी प्रकार से गुप्त काल में मेवाड़ के महाराणाओं का सभी को पता है आहड़ था। तो उसी के माध्यम से अपना जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उज्जैन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उज्जैन जो हो जाएगा, उस समय उज्जैन जो था ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र था दोस्तों उस समय का, ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस राजाओं, देखिए दोस्तों, किस राजाओं ने सर्वाधिक किस मुद्राओं का प्रचलन किया दोस्तों? सॉरी, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो है किस मुद्राओं का प्रचलन किया? जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों केवल और केवल क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर राइट आंसर नहीं पता, तो मैं बता दूं दोस्तों। देखिए, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो है ना स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, ठीक है, स्वर्ण के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन किया, स्वर्ण सिक्के चलाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बात करें तो इस स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऐसा भी प्रश्न आपके लिए कर दिया जाता है, तो आप करेंगे दीनार सर, ठीक है, दीनार कहा जाता था स्वर्ण के सिक्कों को, जो गुप्त राजाएं सर्वाधिक चलाया करते थे। अच्छा, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पहली बार, देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हम बात करेंगे यहाँ पे एरण अभिलेख में मिलता है दोस्तों। कौन से अभिलेख में? एरण अभिलेख में, ठीक है। और दोस्तों ये जो अभिलेख है ना, एरण अभिलेख हो गया। इस अभिलेख के बारे में बात करें तो ये भानुगुप्त का दोस्तों अभिलेख है। किसका है? भानुगुप्त का अभिलेख है, ठीक है। किसका? भानुगुप्त का। याद रखेंगे ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भैया ये जो कौन सी ईस्वी का अभिलेख है, तो 510 ईस्वी का अभिलेख है, मतलब कि लास्ट का ही अभिलेख है, ठीक है, गुप्त काल के। तो बात करेंगे दोस्तों, सती होने का प्रमाण जो है एरण अभिलेख में मिला है, भानुगुप्त का अभिलेख है, और 510 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है ना। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है साहब। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे?
गुप्त काल में देखिए दोस्तों, गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति जो करती थी महिलाओं, उसको क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो वृद्ध वेश्याएं थी ना, जो वृद्ध महिलाएं वेश्याएं जो थी, महिला वेश्याएं जो थी, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दोस्तों कुटनी। क्या कहा जाता था? कुटनी। बहुत सारे नए नाम है दोस्तों, इनके बारे में हमें याद रखना बहुत जरूरी है। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को तो गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध महिलाएं जो थी उसको कुटनी कहा जाता था। चलिए 2 क्वेश्चन बने यहाँ पे आपके। और अगला प्रश्न, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्त सम्राट जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो हम यहाँ पे बात करेंगे भैया वैष्णव धर्म की दोस्तों। किसकी? वैष्णव धर्म की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के थे दोस्तों, अनुयायी थे, ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त जो थे वो दोस्तों देखिए विष्णु का भक्त था। समुद्रगुप्त जो था ना, अलग से विष्णु का भक्त था। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है, ठीक है। जैसा कि अपन देखते हैं महाराणा कुंभा भी जो था विष्णु भक्त था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष जो मिला वो कौन सा मिला हमें? ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी जो महत्वपूर्ण अवशेष, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल बनता है आपके लिए अगर ऑप्शन आपके समक्ष ना हो तो। दशावतार मंदिर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दशावतार मंदिर, ठीक है। तो दशावतार जो मंदिर है दोस्तों, ये देवगढ़ में है फिलहाल। और ये देवगढ़ जो है ना, आज की तारीख में आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो जानकारी हुई, बहुत सारी हो गई। गुप्त काल में वैष्णव धर्म, जो कि भाई गुप्त काल वैष्णव को मानते हैं, इसका क्या प्रारूप है, क्या प्रूफ है? तो देखिए जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो दशावतार है, और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में, ठीक है। चलिए, गुप्तों का राज चिन्ह में कौन सा पक्षी अंकित था? गुप्तों का राज चिन्ह में कौन सा पक्षी जो था वो अंकित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर दोस्तों जाएगा विष्णु का गरुड़ था, ठीक है। गरुड़ था दोस्तों। देखिए आपको प्रश्न कर लिया जाता है कि भैया गुप्त साम्राज्य का जो राज चिन्ह था उसके अंतर्गत किस पक्षी का उल्लेख था, या फिर उस राज चिन्ह में किस पक्षी का चित्र था या पक्षी अंकित था? तो आप करेंगे गरुड़, ठीक है दोस्तों। जरूर नहीं कि विष्णु का गरुड़ पूछे, लेकिन ये गरुड़ जो था ना, ये विष्णु का था, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि भाई ये विष्णु के भक्त हुआ करते थे, विष्णु के भी भक्त हुए थे समुद्रगुप्त वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये विष्णु का गरुड़ दोस्तों था इसका राज चिन्ह में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे, गुप्त राजाओं की शासकीय जो भाषा थी वो कौन सी थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और राइट आंसर, ना कोई हिंदी होगा ना कोई इंग्लिश होगा, उस समय चलती थी तो वो चलती थी संस्कृत दोस्तों। क्या चलती थी? संस्कृत। गुप्त राजाओं की शासकीय जो भाषा थी ना, वो संस्कृत में बातें किया करते थे, शासकीय भाषा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में जो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? राइट आंसर जो जाएगा आपका वो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा को दोस्तों क्या कहा जाता था? स्वर्ण की मुद्रा को तो दीनार कहा जाता था, और चांदी के दोस्तों सिक्कों को क्या कहा जाता? तो आपको ध्यान में रखना है रुपये का दोस्तों, ठीक है। रुपये का या फिर रुपये का भी कह सकते हो, या फिर रुपये का भी कह सकते हो। तो ये जो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों। देखिएगा वृहत संहिता की रचना जो की थी वो किसके द्वारा की गई? वृहत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हम यहाँ पर लॉक करेंगे वराहमिहिर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा वृहत संहिता की स्थापना कहे तो रचना की गई दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा और भी जैसे एक लघु जातक रचना की दोस्तों, इनके द्वारा लघु जातक के नाम से, और दोस्तों वृह जाक नाम से भी इन्होंने रचना की, एक वृह जाक, और दोस्तों एक पंच सिद्धांत के नाम से भी इन्होंने एक रचना की थी। तो इसके बारे में आपको ज्ञान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, वराहमिहिर से संबंधित, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा कि गुप्त काल में विष्णु द्वारा, देखिए दोस्तों विष्णु नहीं, विष्णु शर्मा द्वारा, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा एक रचित जो लेख था
लिखित जो ग्रंथ था वो कौन सा था दोस्तों। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके समक्ष ऑप्शन होते हैं, आप है जो आसान कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नहीं है तो आपका थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। पंचतंत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पंचतंत्र। ये गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है दोस्तों। इसकी बात करें तो ये संस्कृत में लिखा था दोस्तों उन्होंने, ठीक है, किस में लिखा था, संस्कृत में। और दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो ग्रंथ है ना ये पंचतंत्र दोस्तों संस्कृत में, ठीक है। और दोस्तों ये बाइबिल के बाद ये दूसरा ग्रंथ माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा माना जाता है दोस्तों, सभी को पता है कि भाई बाइबिल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद की बात करें तो ये पंचतंत्र जो है ना ये दूसरा ग्रंथ माना जाता है बाइबिल के बाद, ठीक है। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखाओं से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। देखिए दोस्तों बौद्ध की दो शाखाएं होती है, एक हीनयान एक महायान। ज्ञान है ना सभी को, हीनयान और महायान, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान शाखा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दे दूं आपको। और ये अपने दोस्तों आज जो है ना 30 तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और एडवांस जो पढ़ा अलग है, और 2 स्लाइड एडवांस है जो कि मंदिर पढ़ेंगे अपन, है ना, मंदिरों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बाघ गुफा जो गुप्त काल में बनाई गई थी, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ये कहां पर स्थित है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एमपी की, ठीक है। तो एमपी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और एमपी में भी कहां पर है तो आपको ध्यान में रखना है, धार जिले में है दोस्तों, ठीक है, धार जिले में है। और दोस्तों ये जो गुफा बनाई गई थी ना ये विंध्यान पर्वत को काट कर बनाई गई थी दोस्तों, विंध्या पर्वत को काट कर बनाई थी, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते दोस्तों। और अगला प्रश्न ये रहा, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर, प्रथम भारतीय रचना जो जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में हुआ था, तो हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों, किसकी, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों। ये जो रचना है दोस्तों शाकुंतलम, ये रचना जो है ये किसकी है, कालिदास की रचना है दोस्तों, किसकी है, कालिदास जी की। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जो है प्रथम भारतीय रचना जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी हुआ। और देखिएगा दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर जो हैशटैग लगाकर लाया हूँ, स्टार लगा के लाया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिएगा अगर हम बात करें ना यहीं पे तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म दोस्तों गुप्त काल से हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है साहब। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल दोस्तों गुप्त काल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कला का जो जन्म हुआ, मंदिर बनाने की कला शुरुआत यहीं से हुई थी गुप्त काल से। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त इस काल के वैज्ञानिक व खगोलीय दोस्तों थे, ब्रह्मगुप्त जो कि पाली के थे, सभी को पता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम व सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे दोस्तों। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम व सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे दोस्तों, किसने लिखे, आर्यभट्ट ने लिखे। कौन कौन से, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पलनाकों ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यार्युवेद ग्रंथ लिखा। तो ये चीजें, पांचों चीजें लिख लो यहाँ से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में दोस्तों। और हम बात करते हैं यहाँ पे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें गुप्तकालीन मंदिर की, सबसे पहले दशावतार मंदिर दोस्तों, ठीक है। दशावतार मंदिर की बात करें तो ये आपका यूपी में है। और दोस्तों यूपी में कहाँ पे, एक छोटा सा गांव है देवगढ़, और उस समय भी देवगढ़ कहलाता था दोस्तों। अब ये वर्तमान में ललितपुर में आता है दोस्तों, कहाँ पे आता है, ललितपुर में। क्लियर हो गया, और ये आपका यूपी में सब, ओके। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लक्ष्मण मंदिर जो है ये भी आपका गुप्त वंशीय मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। और ये आपका भीतर गांव कानपुर में स्थित है दोस्तों। देखिएगा भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर ऐसा पूछा जाता है, या फिर भीतर मंदिर भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कानपुर में, और ये कानपुर जो है आपका यूपी में है, कोई संदेह नहीं है साहब, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विष्णु मंदिर एक गुप्तकालीन, और ये तिगवा में है दोस्तों, और ये तिगवा आपका जबलपुर में, और जबलपुर एमपी में। तो कुल मिला के यूपी में कुल कितने दोस्तों, यूपी में एक तो दशावतार
अवतार मंदिर है, एक लक्ष्मण मंदिर है। ओके, ये 2 मंदिर जो है यूपी में, बाकी के सारे एमपी में मंदिर है। ठीक है, तो विष्णु मंदिर दोस्तों तिगवा जबलपुर एमपी में है। शिव मंदिर की बात करें दोस्तों तो शिव मंदिर जो है भूमरा में है, और भूमरा जो है नागोदा, और ये आपका एमपी में है। शिव मंदिर भी है, पार्वती मंदिर और शिव मंदिर। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर जो है ना, एक तो भूमरा में है और एक खो में है। तो ये दोनों चीज़ें तो नागोदा में जो कि एमपी है, लेकिन एक भूमरा में एक खो में। तो शिव मंदिर कितने 2 हैं, और पार्वती मंदिर एक जो कि नयना कुठार एमपी में स्थित है दोस्तों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर है ये आप देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास से आपके कोई क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में, और आप जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। एक भी क्वेश्चन बने तो हमारे लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि दोस्तों अगर हम गुप्त साम्राज्य में ही इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में मैंने एक वीडियो पहले से और डाली थी, उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी जानकारी अपने अच्छे तरीके से पड़ी है। चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाल कलर का जो बटन है सभी जानते हैं। और अगर बात करें बेल बटन की, तो बेल बटन को दबाना तो भूलना ही मत, क्योंकि वहीं से है जो आपकी नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, और दोस्तों गुप्तकाल की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी, बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी प्रश्नोत्तरी, आपने लिखे या नहीं, उसके बारे में भी बताएं। और गुप्तकाल की आपकी लास्ट वीडियो थी। अब आपका राष्ट्रकूट वंश आएगा दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश से और जो वंशों से कोई क्वेश्चन बनते एक आध, वो अपन ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर अपनी है जो इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास को अपन कंप्लीट जल्दी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।